हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करता है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि क्या तो सन से या फिर कोई बल्ब से लाइट आ रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों की तरफ जा रहा है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। समझ रहे बात का गहराई? ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और इसी पे पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है बाय स्फेरिकल मिरर, और दूसरा चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और दोनों का ही एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। आज का पार्ट 1 में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन, और पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम लोग कॉपी पेन से पढ़ेंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और थोड़ा मोड़ा नॉइज़ होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। इसका यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं ज़रा। यहाँ पे मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ से मान लीजिए एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस पर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ से आया आपका इंसिडेंट रे, और यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गया। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। बहुत बच्चों को ये सब पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए। और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब तीनों रे, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, ये तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है सेम प्लेन का? देखिए, ये जो एक पेज है ये एक प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये टकरा के ऐसा ऊपर की तरफ आ गया स्क्रीन की तरफ, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये पेन, और ये आपका है ब्लैक वाला इंसिडेंट रे। तो यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाएगा। मतलब ये तीनों जो है एक प्लेन पे आएगा। ठीक है, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि यहाँ से टकरा के ये ऐसे ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्लेन नहीं हुआ, तीनों रे एक प्लेन में नहीं हुआ। ये दोनों तो एक ही प्लेन में है, लेकिन ये ब्लू वाला अलग प्लेन में चला गया। ठीक है, इसको ऐसे ही होना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता है। यहाँ से टकराने का बाद ऐसा नहीं कि इसे अंदर की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा एक ही प्लेन में होना चाहिए तीनों। समझे? तो वही यहाँ पे बोला गया है। तो ये हमने समझ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जैसे भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसे आपको अंडरलाइन नहीं करना है। तो आप अभी सिर्फ समझते चलिए अंडरलाइन कैसे करना है, अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर प्लेन मिरर में ये कोई मान लीजिए प्लेन मिरर है, और इसमें आपने अपना शक्ल देख लिया खड़ा होके, तो क्या क्या फीचर होगा? पहला फीचर तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका जो इमेज बनेगा आईना में वो वर्चुअल होगा, मतलब रियल नहीं होगा, और इरेक्ट होगा। रियल वर्चुअल क्या है थोड़ी देर में अभी डिटेल में समझेंगे, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है, आपका जो शरीर है वो सीधा दिखेगा यहाँ पे। और क्या फीचर होता है यहाँ पे? साइज जो है इमेज का वो सेम होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितने बड़े हैं उतने बड़े आईने में भी दिखेंगे। और इसका एक फीचर होता है कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब आपका जो राइट है वो आईना में लेफ्ट दिखेगा, और आपका जो लेफ्ट है वो आईना में राइट दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स है प्लेन मिरर का इमेज का। तो फिलहाल ये होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है ये।
जो असली चीज़ हमारे मेन सिलेबस में है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार हो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समझे यहाँ तक? अंडरलाइन क्या करना है, एकदम टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए आप, अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर अपना चेहरा देखेंगे ना, तो ये आईना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेहरा दिखेगा, मतलब अंदर की तरफ अगर मुड़ा हुआ है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। और ये ऐसा मिरर है जो बाहर की तरफ से मुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे खड़ा होकर अपना चेहरा देखना होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बातें क्या समझ रहे हैं? इसको हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे एक कर्व लाइन खींचते हैं और यहाँ पे ऐसे करके शेड कर देते हैं, ठीक है। अंदर से आपको चेहरा देखना है तो ये आपका कौन सा हो गया मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको याद करने का टेक्निक क्या होगा, केव मतलब आपको पता है गुफा, मतलब अंदर की तरफ गुफा है, ठीक है, उसमें जाना है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको यहीं पे खड़ा होकर चेहरा देखना है और यहाँ पे अंदर से शेड किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड की तरफ बेंड है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं बात का गहराई? अब हम एक सवाल पूछेंगे आपसे, आप मुझे बताइएगा वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। ये पेन अटक रहा है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स है। तो अगर आपका जवाब अगर कॉनकेव है तो आप बिल्कुल राइट है, क्योंकि अंदर की तरफ आप यहाँ पे चेहरा देखेंगे, यहाँ से आपको चेहरा दिखेगा, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए हमने समझ लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है? तो फिलहाल आप कॉनकेव में ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ से ये शेड किया हुआ है, तो इसका जो सेंटर है ना, इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल, और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना समझे। ये हुआ पहला। अगला आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो कोई ना कोई ये सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी तो होगा, तो उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिर्फ समझिए, यहाँ से कुछ याद नहीं करना है। पहला हमने पी समझा, दूसरा हमने सी समझा, ठीक है। अब इस सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर ये सर्कल है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बातें अगर समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए और देखिए, अगर मिरर कॉनकेव है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में लाई करता है, और अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर लाई करता है, ठीक है, उस साइड होगा, मिरर के पीछे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे आप चेहरा देखेंगे ना, तो इसको फ्रंट बोलते हैं और इसको बिहाइंड बोलते हैं। बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, तीन चीज़ हमने समझा। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए ये है आपका कौन सा मिरर, बोलिए? कॉनकेव मिरर। तो जैसे ही मिरर बनाएंगे यहाँ पे क्या दे देंगे, बोलिए? पी, और यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना समझे। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और पोल से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बातें अगर समझ रहे हैं तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले पोल समझा जो इस मिरर का सेंटर है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा क्या होता है ये, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है?
इज एन एनी लाइन, कोई इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इतना समझे? चलिए अब हम लोग समझते हैं फोकस क्या होता है। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मान लीजिए ये है एक आपका कॉनकेव मिरर। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, आप देख रहे हैं सब में एक ही पैटर्न फॉलो होगा। बस सबसे पहले आपको एक कर्व लाइन बनाना है, यहाँ से शेड करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे P दीजिएगा और यहाँ पे C दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना, तो वहाँ से जो लाइट रे है वो ऑलवेज पैरेलल आता है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट हो गया पैरेलल रे, फिर ये भी एक इंसिडेंट रे हो गया पैरेलल। यहाँ पे जो भी लाइट आ रहा है सब पैरेलल आता है, ठीक है। देख रहे हैं सब पैरेलल है। अब ये सब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने का बाद सब जो रिफ्लेक्टिंग रे है एक पॉइंट से गुजर रहा होता है। ये भी इसी पॉइंट से गुजरा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होने का बाद यहीं से गुजरा, ये भी रिफ्लेक्ट होने का बाद यहीं से गुजरा। तो ये पॉइंट जरूर कुछ खास बात है यहाँ पे कि सब रिफ्लेक्ट होने का बाद इधर से आया, इधर से मुड़ा, ये इधर से आया, इधर से ऐसे इस डायरेक्शन में मूव किया, ये इधर से आया और ये इस डायरेक्शन में, इधर से आया इस डायरेक्शन में, ठीक है। सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमने समझा कॉनकेव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली यहाँ पे हमने दे दिया P, इसका कहीं पे होगा यहाँ पे C, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से भी रेज आया पैरेलल इंसिडेंट रे, बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट करने का बाद ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा, ऐसा अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका आँख है अगर मान लीजिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है कोई एक पॉइंट से निकल के आ रहा है, मतलब अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे फोकस बोलते हैं। फोकस को कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर है और बहुत सारे पैरेलल रेज इस पे फॉल कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व कीजिए, आप पाएंगे कि दे आर ऑल मीटिंग या फिर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सब एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लगेगा कि आपको इस पॉइंट से ये सब जो रे है वो निकल रहा है, ठीक है। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे बात वगैरह? और द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल लेटर एफ, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। बोला जा रहा है इस पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमने देखा था, ये एफ और पी के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको भी स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए। आप ऐसे लिखिएगा
कि when a number of rays parallel to the principal axis fall on a concave mirror, तो then all the reflected rays meet या फिर intersect at a point on the principal axis of the mirror. This point is called principal focus और principal focus of the concave mirror. आप समझते हैं convex mirror, इसका कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? इसमें लिखेंगे when a number of rays parallel to the principal axis fall on a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called principal focus of the convex mirror. ठीक है, ऐसे डेफिनेशन लिख लेंगे और ये डायग्राम बना देंगे कॉनकेव का केस में, जिसका पूछा रहेगा। अगर कॉन्वेक्स का पूछा है तो ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया फोकस। अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एपर्चर। इसको समझते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अभी तक सिर्फ समझते चलिए कि कुछ अंडरलाइन मत कीजिएगा, ठीक है। हम अभी आपको दिखा देंगे क्या अंडरलाइन करना है। एपर्चर का मतलब क्या होता है, तो इस डायग्राम में ही देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, एम और एन के बीच में डिस्टेंस, एम और एन के बीच में डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर। तो हमारे सिलेबस में ऐसे ही मिरर को पढ़ना है जिसका ये जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो। ठीक है, स्मॉल अपर्चर वाले मिरर को पढ़ना है। यही लिखा है कि वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्पेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than the radius of curvature, जिसका अपर्चर छोटा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इसी एक्सेप्शन है, आप उसको छोड़ दीजिए, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसका अपर्चर स्मॉल है, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगुना होता है फोकल लेंथ का, मतलब R = 2f। बोलने का मतलब है कि ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा P, ये यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस जो है ना वो एकदम बीचों बीच लाई करता है। ये जो फोकल लेंथ है F, इतना डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का दो मतलब हाफ है। बोलने का मतलब इतना दूर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो R = इसका डबल कर दीजिए 2f। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि आपको याद रखना है। समझे बात का गहराई? मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोगुना होता है फोकल लेंथ का। एग्जाम में आपसे सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर = 30 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कर देना है, उसका हाफ कर देना है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमने देखा। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, अब आगे का रास्ता काफ़ी आसान है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा इमेज और कैसे फॉर्म करता है, चलिए देखते हैं। अभी हमें इस टेबल को काफ़ी डिटेल में समझना है। ठीक है, तो टेबल पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का हेल्प से हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जिसका एक स्पेसिफिक साइज हो। फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, या फिर आपका पेन हो गया, आप खुद हो गए, या फिर मोमबत्ती हो गया, कोई भी चीज़। ठीक है, ये सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। आप बोलेंगे शेप से कैसे लाइट निकलेगा, तो याद कीजिए हम चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आपको बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा सन से या फिर कोई बल्ब से लाइट पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का बाद ही आपके आंखों में पहुँचता है वो लाइट, तभी आप उसको देख पाते हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना आपके आसपास, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब इसका रिफ्लेक्टिंग रे है। तो वैसे ही एक आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लीजिए ऑफ फाइनाइट साइज, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं, समझे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। तो इतना सारा रे से हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 रे से काम करना है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आसानी से समझ में आने के लिए। ठीक है, अब वो 2 रे कौन सा लेंगे हम, तो देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज। अगर 2 रे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें इमेज का पोजिशन मिल जाएगा। अब वो सवाल उठता है कि वो 2 रे कौन सा ले। तो यहाँ पे 4 रे डिस्कस किया हुआ है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। वैसे ही कॉन्वेक्स का केस में भी 4 रे है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चारों में से कोई 2 को यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। तो चारों रे कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, नहीं तो यहीं शुरू करते हैं, पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ये मान लीजिए आपका है, कौन सा मिरर बोलिए, कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया C, ये हो गया F।
इतना आपको हमेशा करना है तैयार, ठीक है। CFP रेडी कर लेना है। तो कोई भी इमेज कोई भी अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल फॉल करता है ना कॉन्वेक्स मिरर पे, तो अभी हमने देखा था जब भी पैरेलल फॉल करता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है, इन सब का स्पेशल लगाव है फोकस के साथ, फोकस से ही गुजरेगा ये लोग। ये हो गया पहला रे, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। सिमिलरली कॉन्वेक्स का केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग, इधर हो गया P, इधर हो गया F, इधर हो गया C, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई भी पैरेलल रे आता है तो ये तो अंदर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि अंदर तो शेड क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। यहाँ पे डॉटेड लाइन दीजिएगा और यहाँ से ऐसा बोल्ड लाइन, ठीक है। कॉन्वेक्स में ऐसा काम करेगा ये। तो पहला रे हमने समझा जो कि पैरेलल आता है, फोकस से गुजरता है, यहाँ पे फोकस पे ऐसा लगेगा कि इमर्ज हो रहा है फोकस से, ये हुआ पहला रे। दूसरा अगर ये मान लीजिए हमारा प्यारा कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव मिरर है, अगर हम कहीं बीच में लेंस बोल रहे हैं तो गलती से निकल जा रहा है मुंह से, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा, वो हम मिरर बोलना चाह रहे हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर से यहाँ पे C और F और P, ठीक है। और ये हमने बना लिया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया यहाँ पे P और यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C, ठीक है। अब देखिए पहला हमने देखा था A में, हमने देखा था कि अगर पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी रे को अगर फोकस से ही भेज देना तो बताइए वो कैसे निकलेगा। सही कहा आपने, वो पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे भी अगर आप फोकस पे डायरेक्शन लगा के कोई रे यहाँ पे भेजें, इस पे निशाना लगा के, तो ये तो इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये कहाँ निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। बातें क्या समझ रहे हैं। ये दूसरा रे यूज़ करेंगे हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए। दो हमने समझ लिया, चलिए तीसरे पे मूव करते हैं। नंबर C होगा, बहुत ही खतरनाक है ये, सबसे डेंजर ये हमारा हो गया फिर से कॉन्केव मिरर, बीच से हमारा गुजर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से हमने C और फिर से F और फिर से यहाँ पे P, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपने कोई रे C से भेज दिया ना, पता है आपको क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा और वापस C से ही गुजर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स के केस में ये हो गया हमारा P और ये हो गया F, ये हो गया C। अगर आपने C पे निशाना लगा के कोई रे भेजा ना, इस पे निशाना लगा के, तो ये क्या होगा, बहुत ही खतरनाक है, ये वापस यहीं से गुजर जाएगा, ठीक है। यही इंसिडेंट रे भी है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा रे है जिसका हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे, फिर से बना लेते हैं कॉन्केव मिरर, C F P, यहाँ पे हो गया कॉन्वेक्स, C F P, ठीक है। अब इस C से भेज के हमने देख लिया, F से भेज के हमने देख लिया, पैरेलल भेज के भी देख लिया। अब इस बार क्या करेंगे, ये कोई भी ऐसा ही रे है जो पोल पे डायरेक्शन किया हुआ है, तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, और ये यहाँ से निकल जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये यहाँ से ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप कोई भी रैंडमली रे ऐसे भेजते हैं पोल की तरफ, तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके यहाँ से निकल जाएगा। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया चौथा रे। एक बार बुक में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि बुक में भी ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए पहला है, ये जब पैरेलल भेजा हमने तो वो फोकस से गुजरा। डायग्राम बनाते वक्त हमें ये I और R लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा हम बनाए हैं यहाँ पे वैसा सिंपल डायग्राम काम करेगा। अगर कॉन्वेक्स के केस में पैरेलल भेज रहे हैं तो लगेगा कि फोकस से निकल रहा है, वो समझा हमने। दूसरा रे था कि अगर फोकस से ही भेज दे तो पैरेलल निकलता है, फोकस की तरफ निशान लगा के भेजे तो वो पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा रे था बहुत ही खतरनाक, अगर C से भेजते हैं तो वापस C से ही गुजर जाता है। यहाँ पे अगर C की तरफ निशान लगा के भेजेंगे तो वापस C से ही निकलेगा वो, ठीक है। और चौथा था नॉर्मल कोई भी पोल की तरफ डायरेक्शन करके भेजेंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे भेजेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही सब लिखा हुआ है, आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये चार डायग्राम ध्यान में रखना है कि
यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है, फोकस से गुजरता है तो क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया, अब तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब हम